हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। द फर्स्ट वन इज मोशन एंड सेकेंड वन इज द फोर्स। दोनों को रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, मोशन कैसे पॉसिबल है, मैंने आपको ये पहले लेक्चर में बताया था। कैसे पॉसिबल है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली हमको उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी होगी। यस, यानी मोशन बिना फोर्स के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसको फेंकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये यहां पे रेस्ट में है और यहां से ऊपर जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और मैं जब इसको थ्रो करूंगा तब ये ऊपर जाएगा। मुझे इस पेन को इधर फेंकना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा और मैं इसको यो फेंकूंगा तब ये इधर जाएगा या इधर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं इस पेन को यूं पकड़ लूं और कोई फोर्स ना लगाऊं, और जब मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूं और मैं इसको अब छोड़ देता हूं, केवल कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने इसको छोड़ दिया, तो क्या होता है आप जरा देखिएगा। मैंने छोड़ा और ये पेन चली गई नीचे, क्या मैंने कोई फोर्स लगाया? नहीं, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करने के लिए वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तो फिर विदाउट फोर्स ये पेन नीचे कैसे गया, क्या आप बता सकते हैं? नहीं। स्टूडेंट्स, इसी बात की जानकारी के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं आपका नया चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम इस ग्रेविटेशन की बात करें तो उससे पहले इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम साइंटिस्ट न्यूटन का आता है। यस स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा ये स्टोरी कि न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से एक एप्पल ट्री से टूट करके उनके सिर पे गिरा। वहीं से उनके मन में आइडिया आया कि ये एप्पल पेड़ से टूट करके डाउनवर्ड अर्थ की ओर क्यों फॉल कर रहा है, ये राइट साइड क्यों नहीं गया, या ये एप्पल पेड़ से टूट के ऊपर क्यों नहीं गया। और इसके बाद ग्रेविटेशन पे डिस्कशन हुआ और उन्होंने अपने बात को बताया, रूल्स दिए, जिसको हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू कर रहा हूं आपका चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का सबसे पहला टॉपिक ग्रेविटेशन। क्या है ग्रेविटेशन? स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के बारे में कहा गया है कि पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स समझ में आ रहा है ना, एंटायर स्पेस, चाहे अर्थ पे हो, चाहे किसी प्लैनेट पे हो, चाहे स्टार्स जो दिखाई दे रहे हैं, दैट इज योर एंटायर यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर रखे हुए हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। यानी डिफाइन कर रहा हूं, the force of attraction between any two objects in entire universe is
ग्रेविटेशन। मैं इसको लिख रहा हूं, ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects in entire universe is gravitation। बात समझ में आ गई? मतलब सब कुछ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जहां भी बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, रूम में होंगे तो वहां बहुत सी चीजें होंगी, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सब चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं तो रूम में एक टेबल भी रखी हुई है, एक चेयर भी रखी हुई है, तो वो टेबल चेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो दोनों एक पास क्यों नहीं आ रही हैं? यस, है ना? या आपकी टेबल पे जिस पे आप पढ़ाई करते हैं दो पेन रखे हुए हैं, तो दोनों पेन एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं? अगर अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो दोनों पेन को पास में आना चाहिए, फिर वो क्यों नहीं आते हैं पास में? इसको हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद में। लेकिन आपको ये ग्रेविटेशन समझ में आ गया, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इस ग्रेविटेशन के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है ये? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूरे इन यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब अट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी मूव करेगी या मूव करने की कोशिश करेगी, यस? और अगर बॉडी मूव करेगी या मूव करने की कोशिश करेगी यानी वो मोशन में आएगी, यस? और अगर वो मोशन में आएगी तो इसका मतलब वहां पे फोर्स वर्क कर रहा है। मैंने शुरुआत में बताया कि मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ masses of the object and the square of the distance of the object। अभी कैसे डिपेंड करते हैं? तो इसके लिए इस लॉ का स्टेटमेंट दिया गया, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेटमेंट, the force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, देखिए, the force of attraction between any two
objects in universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. इसको भी कर देते हैं बिटवीन. ठीक है, ये स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का. अब इस रूल को अगर हम फॉलो करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ. मान लीजिए मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं. एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है. यस, मैंने क्या कहा है, दो ऑब्जेक्ट्स. तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली क्या, r. स्टूडेंट्स देखिए, डिस्टेंस यहां से ले सकते थे ना, लेकिन मैंने कहां से लिया है, सेंटर से. तो इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा उसके सेंटर से ही ली जाती है. सेंटर मीन्स सेंटर ऑफ मास. अब क्योंकि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं, दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो इनके सेंटर ऑफ मास कहां है, सेंटर पे. इसलिए ये डिस्टेंस सेंटर से कंसीडर किया गया है. अब मासेस m1 और m2 है, डिस्टेंस सेंटर से r है. तो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं. तो इसके हिसाब से F प्रोपोर्शनल m1 m2 जो कि स्टेटमेंट दिया हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर. राइट. अभी क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यस, ठीक है. अब क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनल है तो हम लोग यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, एंड दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यस, जो मैंने यह डायग्राम बनाया इसको स्टेटमेंट लिख दीजिएगा आप लोग. क्या कि लेट देयर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F इज इक्वल टू दिस. और ये लास्ट में जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल पार्ट आ रहा है, दिस इज योर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो G आया है कैपिटल G, ये क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा कैपिटल G इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और हम इसको बोलते क्या है, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो अब बात आती है स्टूडेंट्स कि यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं. कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है. वाई वी आर कॉलिंग इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसके लिए सिंपल सा आंसर है कि ये जो कांस्टेंट G लग रहा है, ये इसकी जो भी वैल्यू होगी मैं भी बताता हूं आपको, लेकिन ये पूरे यूनिवर्स में
दो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखे हो, किसी भी मीडियम में रखते हो, जैसे मैं दो ऑब्जेक्ट, दो बॉल्स ले रहा हूं, एयर में है, अब वही दोनों ऑब्जेक्ट्स वाटर के अंदर कर देता हूं, तो आप कहेंगे यहां तो एयर थी, यहां तो वाटर है, ठीक है ना। या वैक्स में कर देता हूं, डजंट मैटर। ये कांस्टेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रखा हुआ है, या ये पूरे यूनिवर्स में कहां है, इंडिया में है कि चाइना में है कि अंटार्कटिका में, कहां, वेयर एवर भी, कहीं पे भी हो सकते हैं, बट दिस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। और इसीलिए इस जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, बात समझ में आ गया। अब देखिए फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कोई वैल्यू होगा ना। यस, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। और क्या होगा, यूनिट, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है, यानी जो कैपिटल जी की वैल्यू है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2। यस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आप क्या करिए कि इतने पोर्शन को वीडियो पॉज करिए और कॉपी करिए, फिर मैं इसके आगे देखता हूं। स्टूडेंट्स, अभी आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी ली, उसका फॉर्मूला डेराइव किया, उसमें एक टर्म आया था कैपिटल जी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू मैंने लिखी थी, क्या है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये क्या है, यूनिट है, दिस इज द यूनिट। तो ये यूनिट कैसे आई, या बाय द वे आपको नहीं मालूम है, ये यूनिट भूल गए, तो कैसे निकालेंगे। तो यूनिट ऑफ जी, देखिए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, जी की यूनिट, यानी जी, तो जी इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यस, अब हम इस फॉर्मूले से, यानी अगर किसी भी फॉर्मूले में किसी भी टर्म की यूनिट फाइंड करना है तो उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। फॉर्मूला ये है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट सिंपल से, तो मैं क्या लिख दूंगा, न्यूटन, ठीक है ना। लेकिन हमें फोर्स की तो यूनिट चाहिए नहीं, हमें यूनिट चाहिए जी की, तो पहले हम जी का फॉर्मूला बनाएंगे, अब इसमें यूनिट रखेंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर, आर क्या है, डिस्टेंस, यानी इनटू मीटर स्क्वायर, m1 m2 क्या है, मासेस, यानी किलोग्राम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम -2, यानी यूनिट ऑफ जी। स्टूडेंट से समझ में आ गया आपको, ठीक है, राइट। अच्छा, अब आप देखिए कि जैसे मेरा ये फॉर्मूला है फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस पे सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। हाँ, ध्यान रखने की बात है कि सब एक ही सिस्टम में वैल्यू रखिएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, जैसे मैंने भी डायग्राम बनाया था, m1 m2, इनके बीच की डिस्टेंस r, तो अब इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, यस, मास कुछ रख दीजिए, m1 इज इक्वल टू 20 kg, m2 इज इक्वल टू 10 kg। दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस
आर कितना है 1 मीटर। अब कहते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू m1 20 इंटू m2 10 अपॉन 1 स्क्वायर, यानी 200। और 200 का मतलब ये डेसिमल हट जाएगा, तो 4 3 3, ठीक है। तो 13.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स। अब इस क्वेश्चन में मैंने फोर्स पूछा है, हो सकता है कोई किसी क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कितनी डिस्टेंस पे रख के ये फाइंड करिए, या हो सकता m1 दे दें, f दे दें, r दे दें और कहें व्हाट इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो दिस यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को यूज करके, और जिसमें न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये रूल न्यूटन ने ही दिया था। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो न्यूटन ने अपना रूल दिया कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये कहां से आया? इसके लिए मैं आपको अभी बता दूं कि ये जो डेराइव किया गया, ये जो आया रिजल्ट न्यूटन का, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे कैपलर, और कैपलर ने प्लैनेट की मोशन से रिलेटेड 3 रूल्स दिए थे, और थर्ड रूल को यूज करके ये फॉर्मूला डेराइव किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा करते हैं कि आप यहां तक समझिए। अगर नहीं कोई चीज समझ में आई है, वीडियो को रिपीट करिए, आपको पूरा समझ में आएगा। बार बार देखिए, आपको वीडियो समझ में आ जाएगी, टॉपिक समझ में आएंगे। और कैपलर्स लॉ मैं बताऊंगा अपने सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।